हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो कि पूछे गए JEE, AIEEE और नीट ऐसे जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है उनमें पूछे गए एमसीक्यूज कुछ मैंने यहाँ पे लिए और जो कि CET में भी पूछे गए एमसीक्यूज यहाँ पे मैंने ऐड किए। तो 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे मैंने ऐड करके ये सीरीज़ बनाई है। तो इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे एमसीक्यू होंगे। तो उसमें पहला एमसीक्यू है एन प्रोपाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर टू गिव। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, रिएक्शन किस तरह से होती है। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्केन में वुड्स रिएक्शन करके। अब मेरे को ये कैसे पता चला, आपको यहाँ पे दिया हुआ है एन प्रोपाइल क्लोराइड और सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और नीचे अगर आप देखो तो ऑप्शन A, B, C और D में वहाँ पे अल्केन में कार्बन बढ़े हुए, मतलब क्या, प्रोपाइल में और प्रोपेन में जनरली 3 कार्बन यहाँ पे होते हैं, लेकिन ऑप्शन A, C और D में अगर आप देखो तो यहाँ पे A में है 6 कार्बन, C में है 4 कार्बन और D में भी 7 कार्बन यहाँ पे। मतलब ऐसी कोई रिएक्शन होगी कि जिससे लोअर अल्केन का कन्वर्जन यहाँ पे हायर अल्केन में हो जाएगा। इतना तो मेरे को समझ में आया। अब इससे मैंने ये पता लगाया कि वुड्स रिएक्शन में अगर आप देखो तो उसमें मेटल के प्रेजेंस में वो लोअर अल्केन का हायर अल्केन में कन्वर्जन करते। तो और रिएक्शन कैसे होगी, अब वहाँ पे 2 अल्किल हेलाइड होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही अल्किल हेलाइड दिया हुआ है, इसलिए हम केवल एक ही अल्किल हेलाइड से उसका कन्वर्जन करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिया एन प्रोपाइल क्लोराइड, राइट, CH3 CH2 CH2 Cl और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल +2Na यहाँ पे मैंने ले लिया, प्लस फिर से मैं एन प्रोपाइल क्लोराइड यहाँ पे लिखूँगा CH2 यहाँ पे CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 2NaCl यहाँ से निकल जाएगा इस तरह से, 2NaCl यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा इस तरह से, और बचा हुआ जो भी है वो आपस में जुड़ जाएगा। बचा हुआ मतलब कौन सा, ये CH3 CH2 CH2 और CH2 CH2 CH3। यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ इसे CH3 CH2 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 और एक यहाँ पे CH3। मतलब कितने कार्बन हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहाँ पे हो गए। इसका मतलब ऑप्शन A इज़ द करेक्ट। ऑप्शन A में अगर आप देखो तो यहाँ पे 6 कार्बन आपको नजर आएंगे। इस तरह से वुड्स कपलिंग रिएक्शन यहाँ पे होती है। अगर आपको रिएक्शन याद रखनी होगी तो रिएक्शन पढ़ के कभी समझ में नहीं आएगी। रिएक्शन याद रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा पेन पेपर लेके बैठ जाओ और प्रैक्टिस करो, बहुत सारी प्रैक्टिस करो, उससे आपको रिएक्शन याद रह जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQ है द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। अब नीचे रिएक्शन में अगर आप देखो तो वहाँ पे अल्काइन से हमें अल्कीन मिला है, राइट, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हुआ है। अब ये कैसे होगा, अगर यहाँ से अल्काइन में अगर हम 2 हाइड्रोजन ऐड करें तो उसका कन्वर्जन अल्कीन में हो जाएगा, राइट, ओके। तो उसके लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। अगर आप ऑप्शन A और ऑप्शन D में देखो तो ये दोनों हमें समझ में आ रहे हैं। दोनों हमने हाइड्रोकार्बन में देखे कि H2PDC से भी अल्कीन में कन्वर्जन होता है और Na लिक्विड NH3 से भी अल्कीन में कन्वर्जन होता है। लेकिन वहाँ पे मैंने एक बात आपको बताई थी, आपको मैंने एक ट्रिक समझाई थी कि अगर H2PDC आ जाए, H2PDC आ जाए तो C का मतलब सिस, ये मैंने आपको बताया था, C का मतलब सिस, मतलब H2PDC से सिस अल्कीन हमें मिलेगा। तो फिर बचा हुआ क्या, बचा हुआ Na लिक्विड NH3 से हमें ट्रांस मिलेगा। इतनी बात तो हमें याद होनी चाहिए, राइट। H2PDC से सिस मिलेगा और Na लिक्विड NH3 से ट्रांस अल्कीन हमें यहाँ पे मिलेगा। ओके, ट्रांस अल्कीन यहाँ पे हमें मिलेगा। सो ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर, जिससे हमें सिस ब्यूटीन मिला है, इसकी वजह से ऑप्शन A इज़ द करेक्ट। देन उसके बाद नेक्स्ट MCQ, द ट्रांस अल्कीन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइंस विथ। अब यहाँ पे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि Na लिक्विड NH3 से ट्रांस अल्कीन हमें वहाँ पे मिलता है।
उसी की तरह ये सेम हमें पूछा गया है यहाँ पे, ट्रांस अल्किन्स आर फॉर्म्ड बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइंस विथ और आंसर सी इज द करेक्ट, यानी लिक्विड NH3 से हमें ट्रांस अल्किन मिलता है। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट MCQ, इन द रिएक्शन, नीचे रिएक्शन दी हुई है, वहाँ पे एरो पे अगर आप देखो तो NaNH2 लिक्विड NH3 और सेकंड स्टेप में CH3CH2Br जो कि X प्रोडक्ट हमें देता है। उसके बाद फिर से एरो पे NaNH2 लिक्विड NH3 और सेकंड स्टेप में फिर से CH3CH2Br जो कि Y प्रोडक्ट हमें देता है। तो इसमें हमें ये बताना है कि X और Y क्या हो सकते हैं। अब ये मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। हम ये जानते हैं कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का जो हाइड्रोजन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का अटैच होता है। इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है और हमें एरोपिक का रिएक्शन दी हुई है। अब ये रिएक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पे आप मैकेनिज्म ने देखो तो पहले हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और एरो पे क्या है, एरो पे फर्स्ट स्टेप में NaNH2 राइट, यहाँ पे मैं नीचे रखता हूँ यहाँ पे NaNH2। अब यहाँ पे NH2 माइनस होता है और यहाँ पे जनरली एसिड बेस रिएक्शन होती है। NH2 माइनस क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो निगेटिव चार्ज कहाँ पे शिफ्ट हुआ, निगेटिव चार्ज शिफ्ट हुआ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन पे, मतलब बचा हुआ किस तरह से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे जो काउंटर आयन है ना Na+, ये यहाँ पे आ जाता है इस तरह से काउंटर आयन राइट, Na+। ये बात तो हो गई। अब सेकंड स्टेप में ये SN2 रिएक्शन यहाँ पे होगी। अब वो कैसे होगी, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो CH3CH2Br सेकंड स्टेप में ऐड किया राइट। यहाँ पे SN2 रिएक्शन इस तरह से ये निगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन पे और यहाँ से Br निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट किस तरह से फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा HC ट्रिपल बॉन्ड C और ये जो कार्बन है इस कार्बन को जुड़ जाएगा किस तरह से CH2CH3 राइट। आपको ये समझ में आया, ये कार्बन जुड़ा इस कार्बन से और Br मतलब यहाँ पे NaBr निकल गया। हाँ, NaBr यहाँ से निकल गया इस तरह से, यहाँ से -NaBr, आप ऐसे अगर लिखो इस ओके इस तरह से -NaBr यहाँ से निकल गया। अब सेकंड स्टेप में अब ये तो हो गया हमारा X राइट, दैट इज कॉल्ड एज X, और इसका नॉमेनक्लेचर अगर हम करें तो नंबरिंग करनी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड सबसे नज़दीक है राइट, 3 4 मतलब ब्यूटेन का कुछ तो होगा। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इसलिए ब्यूट 1YNE राइट, ब्यूट 1YNE इसका नाम हो गया। अब इसमें अगर आप सेकंड स्टेप में देखो तो Y किस तरह से प्रिपेयर करा हुआ है, यहाँ पे Y के लिए सेम स्टेप है, यहाँ पे सेम किस तरह से, यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप में ऐड किया यहाँ पे NaNH2 और सेम रिएक्शन करेगा। अगेन उसने यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लिया और यहाँ पे निगेटिव चार्ज यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH2 फिर CH3 वैसे का वैसे, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे Na+। ये तो बात यहाँ पे हो गई। उसके बाद अगेन क्या होगा, अगेन वहाँ पे ऐड किया है CH3CH2Br, अगेन यहाँ पे ऐड किया है CH3CH2 और Br, फिर से यहाँ पे SN2 रिएक्शन, ये निगेटिव चार्ज अटैक करेगी इस कार्बन पे, यहाँ से Br निकल जाएगा मतलब -NaBr यहाँ पे हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से होगी, यहाँ पे ये CH3CH2 जुड़ जाएगा, CH3CH2 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बीच में राइट, और यहाँ पे फिर से CH2CH3, इस तरह से रिएक्शन हो गई। अब इसका नाम क्या है, ये हो गया हमारा Y प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है, अगर आप नंबरिंग कहीं से भी करो तो ट्रिपल बॉन्ड सेम प्रायोरिटी पे आ रहा है राइट, यहाँ से भी करो 1 2 3, यहाँ से भी करो 1 2 3, तो मैं ऐसे करता हूँ 1 2 3 4 5 और 6 मतलब हेक्स राइट, हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड थर्ड पोजीशन के बाद में, इसका मतलब हेक्स 3 YNE। ये हो गया हमारे दो प्रोडक्ट। अगर आप ऑप्शन में देखो तो X कहाँ पे, X ब्यूट 1 YNE दो जगह पे B और C में,
और हेक्स 3y यानी कहाँ पे, हेक्स 3y यानी सिर्फ सी में, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू आप अगर देखो तो नेक्स्ट एमसीक्यू कुछ सेम उसी तरह का है। दिस कंपाउंड फॉर्म सोडियम सॉल्ट अपॉन रिएक्टिंग विथ NaNH2। अब आपको ऐसा कंपाउंड बताना है जो कि सोडियम सॉल्ट का प्रिपरेशन करता है NaNH2 के साथ प्रिपरेशन रिएक्शन करके, राइट। अब जनरली ऊपर हमने देखा था कि अल्काइन जो है ना, अल्काइन का हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। इसकी वजह से NH2 माइनस क्या करता है, उसके हाइड्रोजन पे अटैक करके वहाँ पे Na+ और C- तैयार होता है, राइट। कार्बन माइनस मतलब कार्बनियन और Na+ वहाँ पे प्रिपेयर होता है। उसी को हम सोडियम सॉल्ट कहते हैं, उसी का हम सोडियम सॉल्ट कहते हैं। अगर आप ऑप्शन में देखो A, B, C और D में देखो तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखो तो वो अल्काइन है, C2H2 मतलब अल्काइन, राइट। C2H2 मतलब अल्काइन। किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, ये हो गया C2H2। और ऑप्शन बी में देखो तो CH3NH2 मतलब ये अमाइन है। उसके बाद ऑप्शन सी में C6H6 मतलब बेंजीन है, वो भी ओल्किन हो गया। डी में देखो तो C2H6 जो कि अल्केन हो गया, मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। फिर भी मैं आपको रिएक्शन फिर से यहाँ पे करके बताता हूँ कि किस तरह से ये होता है। NaNH2 यहाँ पे NH2 माइनस अटैक करेगा इस पे, और ये इस तरह से। फिर यहाँ पे प्रिपेयर क्या होगा, H C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na+, जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे हम कहते हैं सोडियम सॉल्ट, राइट, जिसे हम कहते हैं सोडियम सॉल्ट। इस तरह से रिएक्शन हो गई। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट MCQ, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, नीचे रिएक्शन दी हुई है, प्रोपाइन का कन्वर्जन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयन ट्यूब और 87.3 केल्विन में एक कंपाउंड में हो रहा है। और यहाँ पे पूछा गया है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ए इज। अब ए में कितने सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके पहले आपको एक रिएक्शन पता होनी चाहिए कि ये रिएक्शन किस तरह से होती है। ये रिएक्शन हमने हाइड्रोकार्बन में देखी थी कि इथाइन का कन्वर्जन हमने बेंजीन में किया था, वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से जिसे हम कहते हैं। उसी तरह इसका भी कन्वर्जन हम उसी तरह बेंजीन में ही करेंगे, जो कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वहाँ पे होगा। अब वो किस तरह से होता है, उसके पहले हमें ये रिएक्टेंट को उसी मैनर में लगाना पड़ेगा, बेंजीन के मैनर में ही लगाना पड़ेगा। अब वो किस तरह से लगाना पड़ेगा वो मैं यहाँ पे लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने बेंजीन की तरह क्या किया है, यहाँ पे मैंने कार्बन कार्बन लगा दिया, कार्बन 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 और फिर कार्बन यहाँ पे लगा दिया। और हमें क्या है, ये प्रोपाइन है। प्रोपाइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो होंगी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिए। फिर यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मैंने रख दिए। और बाकी एक कार्बन को यहाँ पे हाइड्रोजन और एक कार्बन पे CH3, फिर एक कार्बन को CH3, दूसरे कार्बन को हाइड्रोजन, इस तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया। एक कार्बन को CH3, फिर उसके अगले वाले कार्बन को हाइड्रोजन, इस तरह से मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयन ट्यूब, रेड हॉट आयन ट्यूब जो कि 873 केल्विन पे, 873 केल्विन पे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो रिएक्शन इस तरह से होती है, ये ट्रिपल बॉन्ड अटैक करता है इस कार्बन पे, ये ट्रिपल बॉन्ड अटैक करता है इस कार्बन पे, और ये ट्रिपल बॉन्ड अटैक करता है इस कार्बन पे। तो ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन यहाँ पे होती है। और उससे जो प्रोडक्ट बनता है, उससे किस तरह से प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे मैंने फिर से बेंजीन की तरह ही यहाँ पे कार्बन कार्बन रख दिए, फिर से उसी बेंजीन की तरह। अब इन दोनों कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड तैयार होगा, बाकी ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो गई, उसका कन्वर्जन डबल बॉन्ड में होगा। इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो गई, फिर से डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस तरह से लगा दिए। और बाकी बचा हुआ CH3 हाइड्रोजन, CH3 हाइड्रोजन वैसे कि वैसे मैंने फिर से वहाँ पे रख दिया। तो हमें ए प्रोडक्ट तो मिल गया, ये प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि सिग्मा बॉन्ड कितने यहाँ पे होंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो ये सिंगल बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड इसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, ये भी है सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3
4 5 6, यहाँ पे 6 तो हो गए, 6 हो गए ये साइड वाले। फिर रिंग में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड, उसी की तरह ये भी हो गया एक सिग्मा बॉन्ड, राइट। 1 2 3 4 5 और 6, ये भी कितने हुए, ये भी हुए 6 सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद अगर आप CH3 देखो, यहाँ पे CH3 में 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, सॉरी 3 हाइड्रोजन है, राइट। यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे इस तरह से 3 हाइड्रोजन है, मतलब ये भी सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हो गए, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। अगर एक CH3 में 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब 3 CH3 में कितने, 9 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, 9। तो टोटल करके 6 + 6 12, 12 + 9 21, राइट। 21 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट MCQ, टोलिन रिएक्ट्स विथ हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड गिविंग ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड, द रिएक्शन इज। अब हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन हमने स्टडी की है कि जनरली उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है हाइड्रोकार्बन में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अगर हो तो उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्योंकि वहाँ पे वो जो हाइड्रोकार्बन है ना एरोमेटिक, वो अपनी एरोमेटिसिटी को ब्रेक नहीं करना चाहता, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं एलिफेटिक कंपाउंड से। इसकी वजह से वो जनरली एडिशन नहीं दिखाते, वो जनरली दिखाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात तो हमें पता है, राइट। अब टोलिन में किस तरह से होता है, टोलिन रिएक्ट्स विथ हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड। यहाँ पे मैंने टोलिन की और हेलोजन की रिएक्शन यहाँ पे पहले से लिखी हुई है। यहाँ पे नीचे आप अगर देखो तो यहाँ पे टोलिन का स्ट्रक्चर होता है, टोलिन प्लस हेलोजन के तौर पर यहाँ पे मैंने Cl2 लिया इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, इट फॉर्म्स ये ऑर्थो, ये जो प्रोडक्ट है ना ये ऑर्थो है, राइट। 1 2 ऑर्थो प्रोडक्ट, ये ऑर्थो और ये पैरा, ये दो तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे होते हैं। तो इन्होंने ये पूछा है कि ये इस रिएक्शन किस तरह से, मतलब ये रिएक्शन का टाइप कौन सा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन है या सब्स्टिट्यूशन है या एडिशन है, या किस तरह से रिएक्शनें होती है। आपको ये पता होगा कि FeCl3 और Cl2 से यहाँ पे Cl+, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, राइट। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन तो यहाँ पे हो गई, लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ और कोई भी जो बाय प्रोडक्ट है वो इलिमिनेट यहाँ पे नहीं होता है, ओके। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे देखो फिर से तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्लोरीन आ गया, मतलब हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पे क्लोरीन ऐड हुआ है, सब्स्टिट्यूट हुआ है, राइट। हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पे क्लोरीन आया है, मतलब ये हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और Cl+ होगा इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कौन सा टाइप हुआ, ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, अब इस रिएक्शन में बेंजीन दिया हुआ है और एरो पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, जिससे हमें ए प्रोडक्ट मिलता है। उसके बाद फिर Br2 और FeBr3 से हमें बी प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे। अब पहले रिएक्शन में अगर आप देखो तो सभी ऑप्शन में अगर आप देखो तो नाइट्रो ग्रुप दिया हुआ है, नाइट्रो और ब्रोमो, इन्हीं की रिएक्शन यहाँ पे होने वाली। तो फर्स्ट रिएक्शन में हमें नाइट्रेशन करना पड़ेगा, राइट। और नाइट्रेशन एक ही पोजीशन पे होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस करने के लिए वहाँ पे कोई और दूसरा ग्रुप नहीं। इसके लिए मैं ये डायरेक्ट सीधे लिख सकता हूँ कि A = मतलब ए प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये प्रोडक्ट तो ये यहाँ पे हो गया, जो कि नाइट्रो, हम जिसे कहते हैं नाइट्रो बेंजीन जिसे हम कहते हैं, ये तो पता चल गया हमें ए। लेकिन अब Br2 मतलब ब्रोमीन प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या कहाँ पे ऐड होगा, या तो ऑर्थो पे हो सकता है, या तो मेटा पे हो सकता है, या तो पैरा पे हो सकता है। अब हमने हाइड्रोकार्बन में ये पढ़ा था कि नाइट्रो उसके बाद साइनो, ये जो ग्रुप होते हैं ना वो मेटा डायरेक्टिव ग्रुप होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप यहाँ पे होते हैं। अब वो कैसे होते हैं और क्यों होते हैं वो हमने हाइड्रोकार्बन में देखा है। आपको बस ये याद रखना पड़ेगा कि NO2 इज मेटा डायरेक्टिव ग्रुप। इसकी वजह से जनरली मेटा पोजीशन पे Br का एडिशन होता है। यहाँ पे अगर NO2 हो और उसमें हम रिएक्शन करें Br2 और FeBr3 की, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्रिपेयर होगा वो जनरली ऐड होगा मेटा पोजीशन पे। यहाँ पे NO2 वैसे का वैसा, और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे Br यहाँ पे लग गया।
सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट एमसीक्यू में द नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन्स इन नियोपेंटेन आर रिस्पेक्टिवली। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको नियोपेंटेन किस तरह से होता है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर मैं नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर निकालूँ तो नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे कार्बन CH3, CH3, यहाँ पे भी CH3 और ऊपर भी CH3। कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यहाँ पे हो गए। ये होगा नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है और क्वाटरनरी कार्बन यहाँ पे क्या होता है। अब मैं सिंपल वन लाइन में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हो, जो कार्बन सिर्फ एक ही किसी और एक ही कार्बन से अटैच हो उसे हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। जो कार्बन किन्हीं दो कार्बन से अटैच हो, दो कार्बन यहाँ पे देखो, उसे हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। जो कार्बन किन्हीं तीन कार्बन से अटैच हो, किन्हीं तीन कार्बन से अगर अटैच हो तो उससे हम टर्शियरी कार्बन कहते हैं। और जो कार्बन किन्हीं चार कार्बन से अटैच हो, ये देखो यहाँ पे चार कार्बन से अटैच हो, तो उसे हम क्वाटरनरी कार्बन यहाँ पे कहते हैं। अब एग्जाम्पल में आप देखो, नियोपेंटेन में आप देखो तो उन्होंने पूछा है प्राइमरी कितने, सेकेंडरी कितने, टर्शियरी कितने और क्वाटरनरी कितने। अब प्राइमरी कितने हुए? प्राइमरी मतलब कि नहीं एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए। यहाँ पे आप CH3 देखो तो एक ही कार्बन से अटैच है यहाँ पे, इसलिए ये हो गया प्राइमरी। ये CH3 देखो एक ही कार्बन से अटैच है, ये हो गया प्राइमरी। ये CH3 एक ही कार्बन से अटैच है, हो गया प्राइमरी। ये CH3 एक ही कार्बन से अटैच, ये भी हो गया प्राइमरी। मतलब यहाँ पे चार प्राइमरी तो हो गई, राइट, 4 आर प्राइमरी। उसके बाद सेकेंडरी कितने? सेकेंडरी मतलब दो कार्बन से अटैच होनी चाहिए। यहाँ पे सेकेंडरी तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, टर्शियरी भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन क्वाटरनरी आप यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे एक क्वाटरनरी कार्बन है, क्योंकि ये चार कार्बन से अटैच है, 1 2 3 4, तो क्वाटरनरी एक हुआ, राइट। तो किस तरह से 0 फॉर सेकेंडरी, 0 फॉर टर्शियरी और 1 फॉर क्वाटरनरी, राइट। सो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Then next MCQ, which of the following molecules represent the order of hybridization sp2, sp2, sp और sp from left to right? लेफ्ट टू राइट मतलब यहाँ से यहाँ अगर आप जाओ तो वहाँ पे किस तरह की ऑर्डर मिलनी चाहिए? पहला कार्बन sp2 होना चाहिए, फिर sp2 और sp। अब ये sp2 और sp क्या होता है ये पहले आप समझ लो। sp2 मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो कार्बन होते हैं ना, उन्हें हम sp2 कहते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के sp3 कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन जिसे हम कहते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के sp होते हैं, हाँ sp कार्बन यहाँ पे होते हैं। हमें सीक्वेंस उन्होंने पूछा है, पहले sp2 होने चाहिए, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कार्बन होना चाहिए। उसके बाद sp राइट, मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर नहीं उतने ही, मतलब ये कार्बन कौन सा हुआ? ये sp2 हुआ, ये भी sp2, ये हुआ sp और ये भी हुआ sp। अब इस तरह का स्ट्रक्चर हमें केवल ऑप्शन नंबर बी अगर देखो तो उसमें दिखाई दे रहा है कि पहले दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और नेक्स्ट कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर बाकी आप देखो तो पहले में तो पहले ही sp कार्बन है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में देखो तो चारों कार्बन के बीच में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। फिर डी में देखो तो पहले कार्बन तो sp3 है, बाकी फिर sp2 यहाँ पे हो गए। मतलब ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट MCQ में द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। असेंडिंग मतलब पहले कम बॉइलिंग पॉइंट वाले, उसके बाद उससे ज़्यादा, इस तरह से हमें ये सीक्वेंस यहाँ पे लगाना है। अब इसमें अगर आप देखो तो पहला जो मतलब तीनों अगर आप ऑप्शन में देखो, मतलब तीनों स्ट्रक्चर में आप अगर देखो तो वहाँ पे 5 कार्बन यहाँ पे दिए हुए हैं, हाँ 1 2 3 4 5, मतलब ये पेंटेन के आइसोमर्स यहाँ पे हो गए सबके सब। पहले होगा एन पेंटेन, दूसरा हो गया आइसोपेंटेन और तीसरा हो गया न्यू पेंटेन। इस तरह से ये है। अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड होता है। इंट्रामोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उस पर वो डिपेंड होता है। अगर उसमें ज़्यादा फोर्स हो तो ज़्यादा हीट लगेगी और ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे होगा। अब आप पहला स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो उसमें ये इस तरह से ये लीनियर होता है, ये लीनियर समझ लो आप। ये पहला मॉलिक्यूल है जो कि लीनियर है। अब इसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को ज़्यादा सरफेस एरिया यहाँ पे
मिल रहा है यहाँ पे। अगर बीच में आप देखो तो ज़्यादा सरफेस एरिया यहाँ पे मिल रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो कि बहुत ज़्यादा होंगे, ज़्यादा होने के कारण उन्हें ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। ज़्यादा हीट मतलब ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ऐसा तो एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, जो कि वही करेक्ट है। अब मैं ब्रांच में फिर से दिखाता हूँ कि ब्रांच में किस तरह से सरफेस एरिया कम पड़ता है। अब यहाँ पे फिर से आप देखो तो ये ब्रांच टल्कन होगा। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ही कम आ रहा है, जिसकी वजह से वैन फोर्सेस और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वो बहुत ही कम है, मतलब वीक है। और वीक होने के कारण यहाँ पे कम हीट देनी पड़ेगी। कम हीट मतलब लेस बॉइलिंग पॉइंट। तो वो जो भी ब्रांच होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट लीनियर से कम ही होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन ओजोन लाइसिस गिव्स अल्डिहाइड एंड ए कीटोन। अब ओजोन लाइसिस रिएक्शन आपने अल्किन में देखी होगी। ऑप्शन में अगर आप देखो ए बी सी डी में अगर आप देखो तो सब जगह डबल बॉन्ड दिया हुआ है। और ओजोन लाइसिस रिएक्शन किस तरह से होती है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उसमें उसको बीच में से ब्रेक करके हम यहाँ पे ओजोन लाइसिस रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से बीच में से काटते हैं और इस कार्बन को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस दूसरे कार्बन को भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे देते हैं और बाकी का बचा हुआ वैसे का वैसा। इस तरह से हम ओजोन लाइसिस रिएक्शन यहाँ पे करते हैं। अब इस रिएक्शन में उन्होंने कहा है कि एक कार्बन अल्डिहाइड होना चाहिए और एक कार्बन का कीटोन बनना चाहिए। ओके, और ये अल्डिहाइड और कीटोन किस तरह से होते हैं। पहले कार्बोनिल को अगर हाइड्रोजन लगा हो, कार्बोनिल के कार्बन को अगर हाइड्रोजन लगा हो तो उसे हम कहते हैं अल्डिहाइड। और वहीं पे कार्बोनिल के कार्बन को दोनों जगह से अगर कार्बन अटैच हो तो उसे हम कीटोन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कीटोन यहाँ पे कहते हैं। अब अगर ऑप्शन नंबर ए में आप देखो तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, पहले वाले कार्बन को दो मिथाइल मतलब दो कार्बन अटैच है, दूसरे कार्बन को एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल अटैच है। अब इसकी ओजोन लाइसिस रिएक्शन हम करें, उसको बीच में से अगर हम काट दें तो एक तो बन जाएगा कीटोन, क्योंकि दो कार्बन यहाँ पे आप अगर देखो तो ये बन गया कीटोन। और दूसरा अगर आप देखो तो एक जगह पे मिथाइल मतलब कार्बन और दूसरी जगह पे हाइड्रोजन जो कि बन गया अल्डिहाइड। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। अगर आप ऑप्शन बी में देखो तो दोनों कार्बन पे दो दो मिथाइल ऐड हुए, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ कीटोन बनेगा, राइट, क्योंकि कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन को अटैच नहीं होगा। उसके बाद सी में अगर आप देखो तो सी में भी वैसा ही दोनों के दोनों कीटोन बनेंगे। ऑप्शन डी में देखो तो यहाँ पे दोनों के दोनों अल्डिहाइड बनेगी, क्योंकि कार्बन को एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन इस तरह से अटैच है। इसकी वजह से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, जिसमें अल्डिहाइड और कीटोन दोनों यहाँ पे मिल रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे नीचे रिएक्शन है, प्रोपाइन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HgSO4 इट गिव्स इंटरमीडिएट ए और प्रोडक्ट बी। अब ए और बी क्या होगा ये हमें जानना है। अब इस रिएक्शन में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रिएक्शन लिखी हुई है। इस रिएक्शन में क्या होगा कि प्रोपाइन के एक कार्बन को OH अटैच होगा और दूसरे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन को हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा। अब यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन होती है, यहाँ पे CH3 यहाँ पे कार्बन इस कार्बन को अटैच हो जाता है OH, बीच वाले कार्बन को अटैच हो जाता है OH, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके वहाँ पे बन जाता है डबल बॉन्ड और लास्ट वाले कार्बन को वहाँ पे अटैच हो जाता है हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये इंटरमीडिएट बन गया, ये हो गया इंटरमीडिएट, जिसे हम इनॉल कहते हैं, इनॉल। और ये बन गया ए मतलब इंटरमीडिएट। अब इसके बाद ये इंटरमीडिएट जो है ना वो कम स्टेबल होता है, इनॉल इज लेस स्टेबल देन द कीटो कंपाउंड। अब यहाँ पे इससे कीटो कंपाउंड में भी इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। कीटो कंपाउंड मतलब क्या, कीटो कंपाउंड मतलब कार्बोनिल कार्बन और कीटोन यहाँ पे तैयार होगा। अब ये किस तरह से होगा, यहाँ पे होती है लोन पेयर। अब ये लोन पेयर करते हैं यहाँ पे अटैक और ये बॉन्ड ब्रेक होता है ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम मैकेनिज्म के तौर पे अगर देखें तो CH3, उसके बाद कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे
CH2 माइनस और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो CH2 माइनस है ना, ये यहाँ का हाइड्रोजन ले लेगा और यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन पे न्यूट्रल, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे न्यूट्रल बन जाएगा इस तरह से। सबसे लास्ट स्टेप में यहाँ पे होगा CH3 C डबल बॉन्ड CH3, मतलब ये बन गया हमारा ऑप्शन आंसर नंबर बी, राइट। ये हो गया ऑप्शन ए, ये हो गया इंटरमीडिएट और ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब अगर ऑप्शन में आप देखो तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट, क्योंकि वहाँ पे ए मतलब इंटरमीडिएट भी बहुत सही दिया हुआ है और बी भी वहाँ पे सही दिया हुआ है, क्योंकि बी में कीटोन यहाँ पे प्रिपेयर हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट MCQ, मोस्ट कॉमन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन इन ब्रैकेट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर। अब हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में स्टडी किया है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जनरली एडिशन रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि वो एरोमेटिसिटी को ब्रेक नहीं करना चाहती। एरोमेटिसिटी इज मोर स्टेबल दैन द एलिफेटिक कंपाउंड। ओके, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एडिशन रिएक्शन तो जनरली एरोमेटिक कंपाउंड नहीं दिखाता है। उसके बाद बचे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हमें ये भी पता है कि बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है। मतलब रिएक्शन कौन सी होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हाइड्रोजन की जगह, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे मैं बेंजीन लिखता हूँ, ये बहुत ही सिंपल। यहाँ पे देखो आप, ये बेंजीन है, यहाँ का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने Cl2 लिया इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो ये हाइड्रोजन Cl प्लस से सब्स्टिट्यूट होके यहाँ पे प्रिपेयर करता है क्लोरोबेंजीन। मतलब मोस्ट कॉमन रिएक्शन क्या होगा, कौन से हुए यहाँ पे, मोस्ट कॉमन रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। अब नेक्स्ट MCQ में व्हाट आर X एंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, बीच में बेंजीन है, एक रिएक्टेंट से X बन रहा है और दूसरे रिएक्टेंट से Y बन रहा है। अब ये कौन से रिएक्टेंट से क्या बनेगा। अब यहाँ पे दो ही ऑप्शन मैंने दिए हुए A और B, क्योंकि बाकी के लिए जगह नहीं थी, स्क्रीन भी पूरी नहीं पड़ेगी, राइट। इसके लिए A और B इनमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रिएक्शन लिखी हुई है। यहाँ पे बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 AlCl3 वो देता है Y, और इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 UV लाइट 500 डिग्री केल्विन वो देता है X प्रोडक्ट। अब यहाँ पे X कौन सा होगा, Y कौन सा होगा। अब हमने देखा था कि बेंजीन जनरली एडिशन रिएक्शन में नहीं जाता है, मतलब वो अपनी एरोमेटिसिटी को ब्रेक नहीं करना चाहता। इसकी वजह से अगर एडिशन रिएक्शन होगी तो वहाँ पे बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन, मतलब वहाँ पे अगर वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा या ज़्यादा प्रेशर होगा, ऐसे कुछ करके वो वहाँ पे एडिशन रिएक्शन की जाएगी, राइट। अगर आप पहली रिएक्शन में यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 500 केल्विन का टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही, इसकी वजह से ये एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होगी। एडिशन मतलब क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड जो है ना, ये डबल बॉन्ड जो है ना, वो ब्रेक होके उनका कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा और बाकी सभी जगह पे वहाँ पे Cl लग जाएंगे, राइट। ये हो गई Cl और ये Cl। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन ए जो है ना वो करेक्ट है, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, इसकी वजह से X जो है ना, इसे हम X कहेंगे। और अगर Y में अगर देखो आप, तो Y में ये Cl2 और AlCl3, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे Cl प्लस जो है ना इलेक्ट्रोफाइल इसमें प्रिपेयर होता है, जो कि हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पे क्लोरीन लगाता है, मतलब ऐड नहीं होता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब यह किस तरह से होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं 6 जगह पे, वो 6 के 6 हाइड्रोजन रिप्लेस होके या सब्स्टिट्यूट होके वहाँ पे क्लोरीन आ जाता है। इस तरह से ये हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इजीली। अब आपको ये पता है कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन हो या अल्काइलेशन हो, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। वहाँ पे जनरली वहाँ पे जो बेंजीन रिंग होती है, हमारी जो बेंजीन रिंग होती है ना, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है। न्यूक्लियोफाइल की तरह मतलब
वो होती है इलेक्ट्रॉन रिच, और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है ना वो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। मतलब ये जो बेंजीन रिंग है वो अटैक करके उस इलेक्ट्रोफाइल को ले लेती है, मतलब उसका सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे हो जाता है। अब इसमें अगर बेंजीन रिंग ही इलेक्ट्रॉन रिच ना हो तो वहाँ पे उस रिएक्शन का स्पीड जो है, उस रिएक्शन का रेट जो है ना वो कम बढ़ जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप देखो तो ऑप्शन में पहला है नाइट्रोबेंजीन, उसके बाद दूसरा है टोलिन, तीसरा ऑप्शन नंबर सी इज़ क्यूमिन, और ऑप्शन नंबर डी इज झाइलिन। अब यहाँ पे अगर आप अच्छी तरह से देखो तो CH3 जो कि प्लस आई इफेक्ट देता है, मतलब वो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और भी बढ़ा रहा है। इसकी वजह से ये तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ईजी देगा, इसमें तो कोई बात नहीं। यहाँ पे 2 CH3 मतलब 2 प्लस आई इफेक्ट, ये भी बहुत अच्छी तरह से फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को हेल्प करेगा, मतलब ये भी इजीली फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जनरल देगा। यहाँ पे क्यूमिन में अगर आप देखो तो ये भी प्लस आई लगा रहा है, मतलब ये भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन अच्छी तरह से देगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में अगर देखो तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी वजह से नाइट्रोजन लगाता है माइनस आई। एज वेल एज अगर आप रेजोनेंस करके देखो तो नाइट्रो ग्रुप माइनस आर भी लगाता है। इसकी वजह से जो बेंजीन रिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन जाती है। इसकी वजह से फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इजीली नाइट्रोबेंजीन में नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, क्योंकि दिस इज़ नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इजीली। Then next MCQ, with respect to the conformers of ethane, which of the following statements is true? अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट यहाँ पे हमें दिए हुए हैं और कन्फर्मेशन के तौर पे हमें बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे मैंने कन्फर्मेशन नीचे बना के रखा हुआ है। अब कन्फर्मेशन मतलब क्या? कन्फर्मेशन मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड का रोटेशन, इस तरह से कार्बन कार्बन बॉन्ड बीच का जो बॉन्ड है वो रोटेट होता है, इसे हम कहते हैं कन्फर्मेशन। अब फर्स्ट स्टेटमेंट, बॉन्ड एंगल रिमेन सेम बट बॉन्ड लेंथ चेंजेस, मतलब इनका कहना है कि बॉन्ड एंगल वैसे का वैसा रहता है लेकिन बॉन्ड लेंथ चेंज होती है। अब मैंने इसे यहाँ पे घुमाया, मतलब कोई भी बॉन्ड लेंथ यहाँ पे चेंज नहीं हुई, सो ऑप्शन ए इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। देन ऑप्शन बी में अगर आप देखो बॉन्ड एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, यहाँ पे फिर से मैंने इसे रोटेट किया, तो यहाँ पे इनका जो बॉन्ड है ना, इनका बीच का, यहाँ पे इनका बीच का बॉन्ड कोई भी चेंज नहीं हुआ है, इनका बीच का बॉन्ड कोई भी चेंज नहीं हुआ है। फिर से रोटेट करता हूँ मैं, कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं हुआ, इसका मतलब बॉन्ड एंगल भी सेम रहता है, मतलब ऑप्शन बी स्टेटमेंट बी इज़ द रॉन्ग। उसके बाद स्टेटमेंट सी, बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ चेंजेस, दैट इज़ नॉट ऑल्सो करेक्ट। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल कोई भी चेंज नहीं होता, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट, बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ्स रिमेन सेम। यहाँ पे बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ दोनों के दोनों सेम रहते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एरोमेटिक। अब एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए वहाँ पे कुछ कंडीशंस होनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहली कंडीशन होती है साइक्लिक, वो तो है। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन प्लेनरिटी, वो प्लेनर होना चाहिए। उसके बाद वो फुल्ली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, मतलब कोई भी कार्बन कार्बन मतलब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए, या फिर फुल्ली कॉन्जुगेशन में हो जाना चाहिए। उसके बाद थर्ड कंडीशन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे n हम कुछ भी रख सकते हैं, n मतलब कोई भी इंटीजर, n = 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे n = 0 रखा तो यहाँ पे किस तरह से होगा, 4 × 0 + 2 मतलब कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर मैंने n = 1 रखा यहाँ पे, 4 × 1 + 2 मतलब कितने हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर मैंने 4 × n = 2 रखा तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 4 × 2 8 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होने चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे n = 3 रखा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होने चाहिए। तो इस तरह से जिन कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उसे ही हम एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे कहेंगे। अब अगर आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन भी मैंने ठीक तरह से इस तरह पेपर पे लिखे, इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखो तो फर्स्ट ऑप्शन में आप यहाँ पे कह सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ प्लेनर, राइट, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज़ प्लेनर। देन उसके बाद फुल्ली कॉन्जुगेटेड है क्या है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, नेगेटिव चार्ज इस तरह से
पूरे रिंग में रेजोनेट होगा। इस तरह से देखो आप, तो ये फुल्ली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे 2, 6, 10 या 14 इस तरह से आगे ऐसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज मतलब 2 पाई और इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने, मतलब 4 पाई+2, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक, ये हो गया एरोमेटिक। उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर में आप अगर देखो प्लेनर है, हाँ ये प्लेनर है। उसके बाद फुल्ली कॉन्जुगेटेड है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ गए sp3 कार्बन, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी आ गए sp3 कार्बन। मतलब ये कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकता, इस तरह से ये कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकता क्योंकि आगे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। इसकी वजह से ये एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे नहीं है। उसके बाद थर्ड में अगर आप देखो, अब यही से हम पता लगा सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी या सी में से कोई एक हो सकता है, और हाँ बी और सी में से कोई एक हो सकता है क्योंकि ए और डी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड में अगर आप देखो तो यहाँ पे प्लेनर सिस्टम है, हाँ प्लेनर है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, हाँ फुल्ली कॉन्जुगेटेड भी है। किस तरह से, इस तरह से, ये इस तरह से रेजोनेंस में जाएगा, इस तरह से ये रेजोनेंस में जाएगा, ये फुल्ली कॉन्जुगेटेड है। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की बारी आती है। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन या उसके आगे कुछ इलेक्ट्रॉन है, हाँ यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसकी वजह से दिस कंपाउंड और दिस स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक, ये भी हो गया। अब फोर्थ नंबर, अगर फोर्थ में देखो तो ये प्लेनर भी है, ये फुल्ली कॉन्जुगेटेड भी है। यहाँ पे अगर आप देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये इस तरह से करके फुल्ली कॉन्जुगेटेड है। उसके बाद थर्ड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ पे या तो 10 होनी चाहिए या 14 होनी चाहिए। आप अगर देखो यहाँ पे तो पाई बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे है। उसके बाद फिफ्थ स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो प्लेनर है, हाँ ये सिस्टम प्लेनर तो है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, हाँ ये सिस्टम तो फुल्ली कॉन्जुगेटेड भी है। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से कोई इलेक्ट्रॉन है तो नहीं। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे केवल 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। उसके बाद सिक्स नंबर का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो इसमें ये प्लेनर है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड भी है। इस तरह से अगर आप देखो ये फुल्ली कॉन्जुगेटेड भी है, लेकिन इसमें फिर 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, मतलब या तो 2 होने चाहिए या तो 6 होने चाहिए या तो 10 होने चाहिए। इस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, जिसमें कहा गया है कि सेकंड स्ट्रक्चर, फिफ्थ स्ट्रक्चर एंड सिक्स स्ट्रक्चर आर नॉट एरोमेटिक। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट MCQ, कन्वर्जन ऑफ हेक्सेन इनटू बेंजीन इन्वॉल्व्स द रिएक्शन। अब हेक्सेन मतलब अल्केन का कन्वर्जन हमें बेंजीन में करना है, मतलब अल्किन में सिंगल बॉन्ड को कन्वर्जन डबल बॉन्ड में करना है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन निकालने हैं, राइट। अब हाइड्रेशन मतलब H2O को ऐड करना, नहीं बेंजीन में तो कोई OH नहीं है, मतलब H2O को नहीं ऐड किया। हाइड्रोलाइसिस H2O को निकाल देना। अब हेक्सेन में कोई भी H2O नहीं है, इसकी वजह से यही भी नहीं हो सकता। उसके बाद हाइड्रोजनेशन, अगर हेक्सेन का हाइड्रोजनेशन करे तो बेंजीन नहीं बनेगा, क्योंकि हेक्सेन ऑलरेडी अल्केन, उसका ऑलरेडी अल्केन बना हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद डीहाइड्रोजनेशन मतलब हेक्सेन से हाइड्रोजन को निकाल देना, राइट, एलिमिनेट कर देना, तो ये रिएक्शन हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट MCQ में आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड विच एग्जिबिट्स जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने अल्किन में स्टडी किया, अल्किन में किस तरह से वहाँ पे सिस और ट्रांस कैसे होते। सिस मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, और ट्रांस मतलब सेम ग्रुप डिफरेंट साइड, इस तरह से हमने देखा था। अब इसमें अगर देखो तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो कि अल्केन है, उनमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है, वो तो वहीं पे एलिमिनेट हो गए।
और वो अब यहाँ पे बचे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। ब्यूट 2 ये नहीं, वो भी एल्कीन है। ब्यूट 1 ये नहीं, वो भी एल्कीन है। अब यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखो, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का ही देखो, ऑप्शन सी और डी तो वैसे एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो पहले स्ट्रक्चर में ब्यूट 2 एन में CH3 दोनों जगह या, और ऑप्शन बी में 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है। अब मैं सिस और ट्रांस कैसे कर सकता हूँ? अब मुझे ये पता है कि दोनों मिथाइल सेम है और सेम साइड को अटैच है, इसकी वजह से ये तो सिस है। अब मैंने एक CH3 यहाँ पे रिमूव करके वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया और दूसरी वाली जगह पे यहाँ पे CH3 लगा दिया। अब ये हो गया ट्रांस। मतलब पहले वाला जो स्ट्रक्चर है, ऑप्शन ए का जो स्ट्रक्चर है, वो सिस और ट्रांस दिखा रहा है। अब ऐसा ही मैं ऑप्शन बी में करके यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने CH3 को रफ किया, यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन और नीचे लगा दिया CH3। लेकिन इससे भी स्ट्रक्चर बी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले वाला स्ट्रक्चर की तरह ही ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3, ऐसा कुछ नहीं। सेम ग्रुप नहीं है, दो ग्रुप नहीं है। इसकी वजह से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि दिखा रहा है कि सिस और ट्रांस किस तरह से होते। तो यहाँ पे खत्म हो गई हमारे हाइड्रोकार्बन की आज की सीरीज। यहाँ पे कंप्लीट होता है टोटल हाइड्रोकार्बन। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।